Okay, so now we will see the theory. First we will see the theory and then questions related to the concept regarding distributions of the objects into other objects. ठीक है, कुछ भी चीज कुछ लोगों में कुछ ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वैरायटी भी है, इसमें 4 टोटल टाइप्स आती है, एक एक करके सबको हमें देखना जरूरी है। अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझ लीजिए, देन ओनली विल बी एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला वैरायटी है इसमें which is about distribution of identical objects into distinct objects, identical objects into distinct objects, identical objects को distinct objects में distribute करना है। Example, distributing identical sweets into 3 students, let's say A B C। अब students तो obviously distinct होंगे, लोग तो सेम नहीं होते, हाँ लेकिन स्वीट्स सेम है। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से 20 आइडेंटिकल स्वीट्स इन 3 स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट ही होंगे, आपको समय बताने की जरूरत नहीं। लेट्स से उनके नाम दिए हुए हैं 3 स्टूडेंट्स A B C। अब इसके कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 20 आइडेंटिकल स्वीट्स इनटू 3 स्टूडेंट्स A B C। अब इसके तरीके का मतलब क्या है, तो पहले तो एक तरीका हो सकता है, देखो आप A को 12 स्वीट्स दे दो, B को 5 स्वीट्स दे दो, C को 3 स्वीट्स दे दो, ये एक तरीका हो गया 20 आइडेंटिकल स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जब आप ये तरीका सोच रहे हो उस वक्त कौन से 12 स्वीट्स आपने A को दिए हैं ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे 12 स्वीट्स जो है वो सेम है। I hope you all are understanding this। 12 5 3 हो सकता है, इसी तरह इसको 10 इसको 0 हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हो कि A को 20 सीट्स, B को 0, C को 0 कर सकते हो, या इसको 0 और इसको 20 दे सकते हो। नो दीज टू आर डिफरेंट वेज, यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें 20 A को 0, B को C को 0 मिला है, इसमें A को 20 नहीं 0 मिला है, B को 0 है और C को 20 है, तो दीज टू आर डिफरेंट वेज। तो या ऐसे कर सकते हैं, इसको 17 दिया, इसको 0 दिया, इसको 3 दिया, या ऐसे कर सकते हैं इसको 8 इसको 4 दिया है, या 6 10 और 4 दिया, इस तरह से भी कर सकते हो। तो ऐसे कितने तरीके हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल स्वीट्स इनटू 3 स्टूडेंट्स, ये पता करना ये क्वेश्चन टाइप का काम है। तो ये ऐसे रैंडमली लिख के तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ऐसे लिख के अगर मैं सवाल पूछूंगा तो आपको एक ही जवाब देना पड़ेगा कि कितने तरीके, तो बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि वो तो हम काउंटेबल नहीं, मतलब वो लिख कर तो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ रीजनिंग है, ठीक है, जो आपको समझना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन टाइप क्या है ये आपको समझना जरूरी है, और डायरेक्टली मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूं, वो यूज करते चलिए। तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का काम हमेशा आपका बहुत इजीली होगा। रीजनिंग इंटेंशनली मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि वो आपका कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ बढ़ा देगी। एक बार आपको पता है कि ये कब अप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन टाइप है, तो क्वेश्चन टाइप है आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट। और अगर आपके पास शॉर्टकट तैयार है तो रीजनिंग आपको पता हो के भी तब तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उस रीजनिंग की, जब तक आप ये टॉपिक किसी को सिखाने के लिए टीचर नहीं बन जाते। ठीक है, स्टूडेंट को इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इंटेंशनली आई एम अवॉइडिंग दैट पार्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या कीजिए, व्हेनेवर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल स्वीट्स इन r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n आइडेंटिकल इंटू r डिस्टिंक्ट, तो आपका आंसर हमेशा रहेगा n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, बहुत ही कम चीजें मैं पूरे कोर्स में आपको बताता हूं याद रखने के लिए, उसमें से ये एक है जो आपको याद रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल स्वीट्स इन 3 स्टूडेंट्स, द आंसर विल बी 20 प्लस 3। ये सारे जो लिख के हमने तरीके किए हैं उसका आंसर आएगा 20 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 22c3 माइनस 1 दैट इज 22c2। 22c2 is 22 into 21 divided by 2। I hope it is clear। तो do remember this, n plus r minus 1 c r minus 1। झटके में आपका क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आइडेंटिकल इनटू डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल तौर पे समझो, अगर मैं बोलता हूं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल स्वीट्स
into 4 students A B C D। हाँ, तो आपको सीधा क्या बोलना है, 30 आइडेंटिकल स्वीट्स इन 4 स्टूडेंट्स है, तो आपका आंसर आएगा 30 + 4 - 1 C 4 - 1, दैट मीन्स 33 C 3 विल बी योर आंसर डायरेक्टली। टोटल वेज ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वैरायटी इसमें आ सकती है, तो उसको आप टैकल कीजिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं you need to divide 20 identical sweets in 4 students A B C D such that A should get at least 1 sweet, मतलब कम से कम एक स्वीट तो A को मिलना चाहिए, and B should get at least 2 sweets। C और D की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब A को कम से कम एक स्वीट होना चाहिए, B को कम से कम 2 स्वीट्स होने चाहिए। मतलब आप A को 7 स्वीट देंगे, B को 12 स्वीट देंगे, 7 19, C को 1 देंगे, D को 0 देंगे, तो दिस इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप A को 0 देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि A को कम से कम 1 होना जरूरी है, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। B को कम से कम 2 होना कंडीशन है, मतलब आप एटलीस्ट 1, तो 1 से छोटा नंबर A को मत लिखिए, ये उनका कहना है। अब अगर ये बात आती है तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूट करने बताया है A के लिए, लेकिन वो कौन सा एक डिस्ट्रीब्यूट करना है ये तो उन्होंने नहीं बताया। तो इसके कारण आप क्या कीजिए, 20 स्वीट्स में से A को कम से कम 1 देना है तो आप दे दीजिए, 1 स्वीट A को दे दीजिए। B को कम से कम 2 स्वीट्स देने हैं, दे दीजिए। ठीक है, दे दिए, तो 1 और 2 स्वीट्स तो हमने दे दिए, मतलब टोटल 3 स्वीट्स तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आउट ऑफ 20 स्वीट्स हमने 3 स्वीट्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ 17 स्वीट्स है। और अब ये 17 स्वीट्स मैं जैसे चाहूं वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। मतलब ये 17 स्वीट्स में से समझो मैंने A को 0 दिया, B को 0 दिया, C को 17 दिया, D को 0 दिया, इस तरह से 17 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो भी इसमें कोई खतरा नहीं है, तो भी वी आर कंप्लीटली फाइन विद दिस, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गिवन 1 स्वीट टू A। So in this way of 0 0 17 0, A is going to get 1, B is going to get 2, C is going to get 17 and D is going to get 0। मतलब अब आपका काम क्या है, A को कम से कम 1 देना था, दे दो, B को कम से कम 2 देना था, दे दो। उसके बाद बचे हुए 17 स्वीट्स आप 4 स्टूडेंट्स A B C D में जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। A को 7, B को 3, C को 7, D को 0, ऐसे भी कर सकते हो। 7 3 10 और 7 17 हो रहा है। So in this way eventually what will happen is A will get 8, B will get 5, C will get 7, D will get 0. So we are distributing a total 20 sweets in this manner. A is getting at least 1, B is getting at least 2. So at least 1 A को at least 2 B's को देना है तो दे दीजिए। बचते स्वीट 17 है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करना आपका काम है, और वो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो 17 स्वीट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 स्टूडेंट्स A B C D में, जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 17 + 4 - 1 C 4 - 1, 17 + 4 21 - 1 is 20 C 3। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर कुछ एटलीस्ट देना है तो आप दे दीजिए, उसके बाद बचा हुआ कर दीजिए। अगेन एक एग्जांपल समझो, अगर मैं बोलता हूं यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 40 आइडेंटिकल स्वीट्स इन 3 स्टूडेंट्स A B C सच दैट एवरीबडी शुड गेट एटलीस्ट 1 स्वीट। आइडेंटिकल स्वीट्स हैं सारे, सबको कम से कम 1 स्वीट मिलना जरूरी है। हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हो, A को कम से कम 1 देना है, B को कम से कम 1 देना है, C को कम से कम 1 देना है, दे दीजिए। ये 3 स्वीट्स आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे आपके पास 37 स्वीट्स। अब वो 37 स्वीट्स आप 3 स्टूडेंट्स A B C में जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अब आपका आंसर 37 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का है 3 स्टूडेंट में, तो वो आंसर आएगा 37 + 3 - 1 C 3 - 1। ये बात याद रखना, n + R - 1 C R - 1। whenever you distribute n objects identical into R distinct objects where anybody can get anything, मतलब 0 भी जब अलाउड होगा तो ये फॉर्मूला पिक्चर में आता है। तो एक कम से कम देना था, दे दिया, बचे 37। अब आप जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अब आपका आंसर आएगा 37 + 3 - 1 C 3 - 1, दैट इज 40 - 1 is 39 C 2। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। या फिर एक पुराना कैट का सवाल भी था कि you need to distribute 40 identical sweets in 4 students A B C D such that A should get at least 1, B should get at least 2, C should get at least 3 and D should get at least 4।
तो इस केस में आप समझ सकते हो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 स्वीट्स तो आपको कंपलसरी देने ही है एटलीस्ट में, तो उतने दे दीजिए। 40 स्वीट में से ये 10 स्वीट दे देने के बाद बचते 30 स्वीट्स है, वो आप ये 4 स्टूडेंट में जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 30 स्वीट्स इन 4 स्टूडेंट, मतलब आपका आंसर आएगा 30 + 4 - 1 C4 - 1, दैट इज नथिंग बट 33 C3। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ इस एक फॉर्मूला से आराम से सॉल्व हो सकता है। अच्छे से इसको याद रखिए ना। इसका इंटीग्रल सॉल्यूशंस पता करने के लिए भी यूज हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल लेट से अगर मैं बोलता हूं a + b + c + a + b + c इज इक्वल टू 30, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर दिस। नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हैं, मतलब a b c की वैल्यूज नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब जिसमें पॉइंट ना हो, और नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं, मतलब या तो 0 या पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं सच दैट a + b + c इज 30। तो जैसे कि एक सॉल्यूशन हो सकता है, देखो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 18, c की वैल्यू 2, या ऐसा हो सकता है कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 18, c की वैल्यू 10, या ऐसा हो सकता है a 30, b 0, c 0, या ऐसा हो सकता है a 15, b 15, c 0, या ऐसा हो सकता है a is 0, b is 20, c is 10, या ऐसा हो सकता है this is 0, this is 10, this is 20। Again I am repeating, these two are different ways in which a is, in both the ways a is getting 0, but here b was getting 20, here b is getting 10। ठीक है, तो इस तरह से कितने तरीके हैं such that a b c should carry non negative integral value and the addition of 3 should become 30। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो इट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 आइडेंटिकल स्वीट्स इन 3 स्टूडेंट्स ए बी सी सच दैट एनीबडी कैन गेट एनी इंटीजर नंबर फ्रॉम 0 to 30। 0 पॉसिबल है, तो इस केस का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली आपको n + r - 1 cr - 1 आंसर देना है। दैट मींस 30 + 3 - 1 32 c2 will be the answer for this। तो नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ओरली आप कर सकते हो। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, या इसको होल नंबर सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। होल नंबर 0 या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो होल नंबर्स भी कह सकते हो। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर a + b + c = 30, या फिर मैं बोलूंगा कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस आर देयर टू a + b + c = 30। मतलब a b c की वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 लाइक दैट, इंटीजर बट पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर कहा या नेचुरल नंबर कहा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो आप a b c में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं ले सकते। मतलब a b c की सबकी वैल्यू कम से कम 1 लेनी पड़ेगी आपको। मतलब a 0 b 15 b 18 c 12 ये तरीका आपका काम नहीं करेगा, बिकॉज देन a इज 0। तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कहा या नेचुरल नंबर सॉल्यूशन कहा तो a b c सबको कम से कम एक वैल्यू लेना जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, कम से कम एक चाहिए तो एक तीनों को दे दीजिए। तीनों की वैल्यूज एक रख दोगे तो उसके बाद आपका काम बचेगा ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 27 आइडेंटिकल स्वीट्स। 3 तो खत्म हो गए, एक दे दिया इन 3 स्टूडेंट्स ए बी सी। तो आपका आंसर आएगा 27 + 3 - 1 c 3 - 1, दैट इज 30 - 1 इज 29 c2। तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन इज नथिंग बट गिविंग एटलीस्ट 1 टू ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ना कुछ थोड़ा बहुत वैरायटी भी हो सकता है इसमें। जैसे समझो मैंने बोला a + b + c = 40 how many ways are there, let's say how many ways are there to distribute 40 identical sweets in 3 students a b c such that everybody get at least 1 and everybody should get even number sweets। सबको कंपलसरी इवन नंबर स्वीट मिलना चाहिए और सबको कम से कम एक स्वीट मिलना जरूरी है। अब कितने तरीके हैं,
या इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाउ मेनी इवन नंबर नेचुरल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर a plus b plus c equal to 40. मतलब यू कैन टेक द वे लाइक 12 plus 18 plus 10, or you can take 10 plus 18 plus 12, or you can take 20 plus 6 plus 14, इस तरह से. But you cannot take 13 plus 17 plus 10, ऐसा नहीं ले सकते. कोई भी एबीसी में से ऑड नंबर नहीं चलेगा, सबको इवन नंबर ही होना जरूरी है, सबको इवन नंबर होना जरूरी है, और सबको कम से कम एक होना जरूरी है. हाँ, तो अब क्या करेंगे, मतलब यू कैन नॉट ऑब्वियसली टेक जीरो ऑल्सो, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, और इवन नंबर्स ही होने चाहिए. हाँ, तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ सकते हो. लेट से a की वैल्यू इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 के टेबल का नंबर होना चाहिए. तो मान लो a की वैल्यू 2x है, और b की वैल्यू 2y है, और c की वैल्यू 2z है, एंड यू वांट टू मेक श्योर a plus b plus c is 40, दैट मींस 2x plus 2y plus 2z आपको मेंटेन करना है 40. इसका मतलब आपको x plus y plus z को कितना मेंटेन करना है, 20. a is 2x, b is 2y, c is 2z. आपको x plus y plus z की जगह मेंटेन, x plus y plus z की एडिशन मेंटेन करनी है 20. अब a की वैल्यू 2x है, तो ध्यान से देखो, अगर x की जगह 1 लिखूंगा तो a की वैल्यू आएगी 2, x की जगह 2 लिखूंगा तो a की वैल्यू आएगी 2x, मतलब 4. x की जगह अगर मैं 3 लिखता हूं तो a की वैल्यू 2x है, तो इधर 3 लिखा तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, 1 लिखा तो 2, 2 लिखा तो 4, 3 लिखा तो 6, x की जगह 4 लिखा तो a की वैल्यू होगी 8, x की जगह 5 लिखा तो a की वैल्यू होगी 10. मतलब अब आप समझ सकते हैं कि whatever I will put for x, a is always going to get the even number. Similarly, b की वैल्यू 2y है, तो y की जगह कुछ भी नंबर लो, टेक इवन और ऑड, b will always have even number. Similarly, c के लिए आप इवन नंबर लो या ऑड नंबर लो, c तो कंपलसरी इवन नंबर ही आएगा. c के लिए नहीं, x z के लिए इवन नंबर लो या ऑड नंबर लो, c तो कंपलसरी इवन होगा. हाँ, the only thing that you need to understand is x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x की जगह 0 लेंगे तो फिर a की वैल्यू 2x मतलब 0 हो जाएगी, जबकि उन्होंने हमें बोला था ऑल शुड गेट एटलीस्ट 1. तो इसका मतलब x plus y plus z 20 मेंटेन करना है, और x y z सबको कंपलसरी एक 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 तो दे देना है. तो एक 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 दे भी देंगे, एक 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 दे भी देंगे, तो 3 स्वीट्स आउट ऑफ 20 स्वीट्स खत्म हो जाएंगे, तो बचेंगे 17 स्वीट्स. अब 17 स्वीट्स x y z में आप जैसे चाहो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. 17 0 0 भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. 17 0 0 करोगे तो x की वैल्यू पहले 1 और बाद में 17, मतलब x की वैल्यू होगी 18, एंड x की वैल्यू 18 हो गई तो a की वैल्यू 2x है, मतलब हो जाएगी 36. b y की जगह 0 भी लिखोगे तो पहले एक स्वीट दिया था हमने, जब ये एक 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 स्वीट दिया तभी तो 17 स्वीट बचे थे 20 में से, तो 0 भी दिया तो 0 एंड 1, y की जगह 1 आएगा, मतलब b की जगह 2 आए, मतलब 2 आएगा. सिमिलरली z की जगह 0 एंड 1 इज 1, 2z, c इज 2. तो ये इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर ही आएगा. सो नाउ योर टास्क इज जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट आउट ऑफ दिस 20 स्वीट्स यू ऑलरेडी गिवन 1 1 1 2 x y z. अब आपका काम सिर्फ इतना बचता है, टू डिस्ट्रीब्यूट 17 आइडेंटिकल स्वीट्स इन 3 स्टूडेंट्स x y z. तो आपका आंसर आएगा 17 plus 3 minus 1 c 3 minus 1. 17 plus 3 20 minus 1 is 19 c 2. आई होप इट इज क्लियर. तो थोड़ा बहुत वैरायटी होती है, आगे चल के हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. तो उन क्वेश्चंस के वक्त भी आपको ये सारा लॉजिक लगाने आना जरूरी है, ठीक है. थोड़ा बहुत एडिट हो सकता है. तो व्हाट वी सॉ हियर इज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और हमने क्या समझ लिया कि इट इज डेफिनेटली डुएबल. फॉर्मूला बस जानना जरूरी है. नाउ विल सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. जब ऑब्जेक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी अलग है, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी अलग है. नाउ दिस इज सेकंड वैरायटी एंड दिस इज कंपैरेटिवली इजी, इनफैक्ट मच इजी, ठीक है. तो अब इसको करना है, जैसे कि क्वेश्चन क्या बोलेगा, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 20, लेट्स नॉट टेक 20, लेट्स से इन हाउ मेनी वेज, या 20 ले लो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 20 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स इनटू 3 स्टूडेंट्स ABC. मतलब चॉकलेट्स आइडेंटिकल नहीं है, C1 C2 C3 C4 डॉट 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 अप टू C20. ये 20 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स है, अलग अलग चॉकलेट्स हैं.
और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 स्टूडेंट्स में ए बी सी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स होने के कारण ए बी सी सबको कितने चॉकलेट्स मिल रहे हैं ये तो मैटर करेगा, और साथ ही साथ कितने मिल रहे हैं ये तो मैटर करेगा, साथ ही साथ कौन से मिल रहे हैं, कौन से चॉकलेट्स मिल रहे हैं वो भी मैटर करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ए को 2 चॉकलेट्स देते हो, बी को 0 चॉकलेट देते हो, सी को 18 चॉकलेट देते हो, मान लो, जिसमें ए को C1 और C2 नाम के चॉकलेट, बी को तो 0 चॉकलेट दे रहे और सी को 18 चॉकलेट आप दे रहे हो, C3 C4 C5 डॉट 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 अप टू C20। तो ये एक तरीका हो गया। अब ए को 2 ही चॉकलेट देते हो, बी को 0 ही देते हो और सी को 18 ही चॉकलेट देते हो, लेकिन अगर ए को 2 चॉकलेट जो आप दे रहे हो वो मान लो C1 और C3 है, नॉट C2, एंड बी को तो 0 ही दे रहे हो, सी को जो 18 चॉकलेट दे रहे हो वो है C2 C4 C5 डॉट 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 अप टू C20। So he, in this case as well as in this case, in both these cases, A is getting 2, B is getting 0, C is getting 18, but these two are different ways. Why? Because here A is getting C1 C2, here he is getting C1 C3. तो ये distinct to distinct में बहुत बड़ा आंसर आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर ऑब्जेक्ट को कितने स्वीट्स मिल रहा है, कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं वो मैटर करता ही है, साथ ही साथ कौन से ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है वो भी मैटर करता है। तो क्वेश्चन टाइप पहले समझ लिया, दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। उधर कौन से 2 आइडेंटिकल वाले में कौन से 2 मिल रहे हैं वो मैटर नहीं करता था, ठीक है। तो इसमें ये 2 कौन से 2 है वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, तो आपको सिर्फ सोचना है, इस तरह से ऊपर हेड बनाने हैं, जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए। यहां पे हम स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, स्टूडेंट्स में। तो ऐसे सोचिए, इस चॉकलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो इस चॉकलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास ध्यान से देखोगे तो 3 ऑप्शन है। यू कैन गिव इट टू ए, यू कैन गिव इट टू बी और यू कैन गिव इट टू सी। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। नाउ इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर गिविंग चॉकलेट 1 टू ए और बी और सी, C2 की जब बात करेंगे तो उसके लिए भी 3 ऑप्शंस होंगे। यू कैन गिव इट टू ए, यू कैन गिव इट टू बी और यू कैन गिव इट टू सी, किसी को भी दे सकते हो, तो इसके लिए भी 3 ऑप्शन है। C3 की बात करेंगे तो भी 3 ऑप्शन है, C4 की बात करेंगे तो भी 3 ऑप्शन है, आप किसी को भी दे सकते हो ABC। C20 की बात करेंगे तो उसके लिए भी 3 ऑप्शन है। तो जब आपको सारी 20 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है तो योर आंसर विल बिकम 3 into 3 into 3 into डॉट 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 अप टू 20। दैट मींस योर आंसर विल बिकम 3 to the power 20। तो ये हिंट याद रखिए कि जब भी डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट आंसर रहेगा तो आपका आंसर समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्मेट में आएगा। और वो आप ऐसे सोचिए कि क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, तो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो चॉकलेट के लिए ऑप्शंस ढूंढने हैं। कई स्टूडेंट गलती से क्या करते हैं, ए के लिए कितने ऑप्शंस है ऐसे देखते हैं, वो गलत है। ए के लिए ऑप्शंस है भी नहीं भी, मतलब ए 0 भी स्वीट ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है। तो इसलिए उल्टा मत सोचिए, चॉकलेट के लिए सोचिए, चॉकलेट के लिए कितने ऑप्शन है, हर चॉकलेट के लिए 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 to the power 20। आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें मूविंग, स्टेशनरी टू द पावर मूविंग, समथिंग लाइक दिस, इस फॉर्मेट में आपका आंसर आएगा। अब इसमें मूविंग क्या है, मूविंग है चॉकलेट्स, तो ऊपर मूविंग 20, और स्टेशनरी क्या है, मतलब किसके पास चीजें जा रही है चलकर, तो वो है स्टूडेंट्स। कितने हैं, 3, तो आंसर आएगा 3 to the power 20। मतलब अगर मैंने बोला 15 चॉकलेट्स, 15 चॉकलेट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, 15 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टूडेंट्स। हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा फिर, स्टेशनरी टू द पावर मूविंग। स्टेशनरी क्या है, स्टूडेंट्स कितने हैं, 4। मूव क्या कर रहा है, क्या जा रहा है इधर से उधर, चॉकलेट जा रहा है, कितना है 15। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 to the power 15, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट वाला क्वेश्चन हमेशा ही बड़ा इजी किस्म का है, इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगला ऑप्शन है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। बहुत कॉमन तो नहीं है ये क्वेश्चन टाइप, पहले जो 2 टाइप देखे वही कॉमन है,
ठीक है, लेकिन ये भी एक आध बार पूछा जा सकता है। आइडेंटिकल इनटू आइडेंटिकल, अब मतलब मैंने क्या बोला, 20 आइडेंटिकल स्वीट्स, 20 आइडेंटिकल स्वीट्स इनटू 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। 20 आइडेंटिकल स्वीट्स 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में आपको डालना है। ये बॉक्स में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, बॉक्स अलग नहीं है, 3 बॉक्सेस हैं। कितने तरीके हैं? 20 आइडेंटिकल बॉक्सेस को, आइडेंटिकल बॉल्स समझो, 20 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है। तो जैसे कि एक तरीका हो सकता है 12 5 3, 12 5 3 और 3 5 12, ये सेम ही तरीके हैं, आप समझ लो, क्योंकि ये बॉक्स और ये बॉक्स और ये बॉक्स दिखने में सेम बॉक्सेस हैं। तो इसमें 12 और इसमें 3 हो या इसमें 3 और इसमें 12 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन डिफरेंस समझ लो। देखो 20 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस अगर होता या 3 स्टूडेंट्स होता, मतलब ये बॉक्सेस नहीं स्टूडेंट्स होते जिनको नाम होता ए बी सी, तो 12 5 3 और 3 5 12 अलग अलग केसेस हो जाती, क्योंकि इसमें ए को 12 बॉक्स बॉल मिल रहे थे, उसकी जगह अब सिर्फ कितने मिल रहे हैं? 3। तो ये अलग अलग केसेस बन जाती। मतलब कौन से बॉल्स वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने बॉल एटलीस्ट ये जरूर मैटर करता। लेकिन अब हम हैं आइडेंटिकल इनटू आइडेंटिकल के केसेस में, आइडेंटिकल बॉल्स इनटू आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो तीनों बॉक्स की ऑर्डर डजंट कैरी एनी इंपॉर्टेंस, मतलब इसको आप अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस भी कह सकते हो, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि एक तरीका क्या हो सकता है, 12 5 3 हो सकता है, 3 5 12 एज आई सेड कोई नया तरीका नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट कैरिंग एनी इंपॉर्टेंस। दैट मींस व्हाट वी वांट इज वी वांट द सम ऑफ 3 नंबर्स टू बी 20 वेयर ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो 10 0 भी हो सकता है, या 10 0 हो सकता है, ठीक है ना, या हो सकता है 7 8 5 है, या हो सकता है 6 10 4 है। तो इस तरह के कितने तरीके हैं, ये पता करने का मतलब है फाइंडिंग आइडेंटिकल इनटू आइडेंटिकल। अब ये पता करना जेन्युइनली लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि ऐसे लिख लिख के तो करने में बहुत टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं। और अभी तो 20 है, 20 की जगह और 3 है, 3 की जगह 7 हो गया और 20 की जगह 100 हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल सॉल्व करने के लिए मदद लेनी पड़ेगी आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट। ध्यान से देखो, अगर 20 आइडेंटिकल बॉल्स इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन होता, तो हम 1 सेकेंड में कर देते सॉल्व। क्या आंसर आ जाता उस केस में? तो उस केस में आंसर आता 20 + 3 - 1 C3 - 1, दैट इज 22 C2, 22 C2, 22 C2 मतलब 22 × 21/2, इतना आंसर आ जाता 22 C2। क्लियर है? अब उस केस में क्या होता? तो उस केस में ये जो 12 5 3 है, फर्स्ट 1 12, सेकेंड 5 और थर्ड 3, ये 12 5 3, 12 3 5, 5 3 12, ये जो केस है 12 5 3 का, वो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट अगर होता तो 22 C2 जब केसेस बनती, बाय द वे 22 C2 क्या होता है? 22 × 21/2, दैट मीन्स 21 × 11, दैट इज 221, 11 11, 2 बचा 11 2 22 और 1 231, 11 11 22 231 केसेस बन जाती। तो उस 231 में ये 12 5 3 ये कितनी बार काउंट होता? तो ये 12 5 3 अगर डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स होते तो 12 5 3, 12 3 5, 3 12 5, 3 5 12, 5 12 3, 5 3 12, मतलब ये जो एक ही केस है जो आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में सिर्फ एक बार काउंट होना चाहिए, वो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में कितनी बार काउंट होता? 6 बार काउंट होता। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। और 6 बार काउंट होने के कारण वो 231 केसेस बन जाती। तो लेकिन इसमें भी 2 वैरायटी की केसेस आएगी। 12 5 3 वाली जैसी केस, जो एक बार आने की जगह
आइडेंटिकल में एक बार आने की जगह डिस्टिंक्ट के केसेस में 6 बार आ जाती। अब उसी तरह दूसरी वैरायटी ये है 884, दो ऑब्जेक्ट सेम है, समझ लो दो ऑब्जेक्ट सेम है 884। तो ये केस ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिकल में तो हर चीज एक ही बार आएगी, लेकिन जब हमने डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट करके जब 231 केसेस की होगी तब ये कितनी बार आया होगा? ये 6 बार आया होगा क्या? तो नहीं, ये 884 हो सकता है, 848 हो सकता है, या फिर 488 हो सकता है। ये केस तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में भी 6 बार नहीं आएगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। ये उसमें कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 3 डिफरेंट नंबर्स होंगे तो वो आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 1 बार आएगा, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में 6 बार आएगा। 2 नंबर सेम और तीसरा नंबर डिफरेंट होगा तो आइडेंटिकल में तो 1 ही बार आएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट वाले केसेस में कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। अब 3 नंबर्स की एडिशन अगर 20 है तो तीनों नंबर सेम वाली केस तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंटीजर्स लेने जरूरी है। मतलब ये 6.66, 6.66, 6.66 ऐसे हम कर नहीं सकते। वी नीड टू टेक इंटीजर्स ओनली, क्योंकि बॉल्स या चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रल तरीके से ही किए हुए होते हैं। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि इसमें 3 नंबर डिफरेंट वाली कितनी केसेस रही होगी। जब ये 231 किया होगा हमने आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट करने के लिए, तो 3 नंबर डिफरेंट वाली कितनी केसेस रही होगी? 2 नंबर डिफरेंट सेम वाली कितनी केसेस रही होगी? 2 सेम नंबर्स लेने हैं तो आप ऐसे ले सकते हो 0 0 20। ये कितनी बार काउंट होगा? डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 1 बार, लेकिन आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में कितनी बार काउंट होगा? 3 बार। 1 1 18, ये भी 3 बार। 2 2 16, 3 3 14, 4 4 12, 5 5 6 6, 7 7, 8 8, 9 9 एंड 10 10 0। मतलब ये टोटल कितनी केसेस हो रही है? 0 0 से लेके 10 10 तक, मतलब ये टोटल 11 केसेस हैं। ये 11 केसेस है। ये जो 11 केसेस हैं जिसमें 2 नंबर सेम और तीसरा नंबर डिफरेंट है, ये 11 केसेस आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 11 बार ही काउंट होगी। लेकिन जब हमने आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट किया होगा तो ये 11 केसेस 3 बार काउंट होकर कितनी हुई होगी? 33 बार काउंट हुआ होगा। ये किस वैरायटी की केसेस है? जिसमें 2 नंबर सेम है। अब 3 नंबर डिस्टिंक्ट वाली आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल की कितनी केसेस है वो तो हमें पता नहीं, वो एक एक लिख कर करना मुश्किल है। लेकिन हमें पता है आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में टोटल 2 नंबर सेम वाली 33 है, 3 नंबर सेम वाली कितनी केसेस है पता नहीं, लेकिन सारी केसेस मिलाकर 231 है। सारी केसेस मिलाकर कितनी है? इधर सारी केसेस मिलाकर है 231। सारी केसेस मिलाकर कितनी है? 231, जिसमें से ये 33 नंबर केसेस अगर छोड़ देंगे तो बाकी की केसेस हो जाएगी 198। 198 आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की 231 में से 33 केसेस ऐसी है जिसमें 2 नंबर सेम है, तीसरा नंबर अलग है, और बाकी की 198 केसेस है ऐसी जिसमें 3 नंबर डिफरेंट नंबर्स हैं। अब ये 198 केसेस आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में जो है वो आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल करते वक्त 198 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ही आएगी, क्योंकि 3 डिफरेंट नंबर वाली केसेस, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताता हूं, 4 20 एडिशन मेंटेन करना है ना, तो 4 10 और 6, 4 + 10 + 6 आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 1 ही बार आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 4 + 10 + 6 हो या 4 + 6 + 10 हो, हमारे लिए 1 ही होता है। लेकिन जब आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट हमने किया हुआ होगा, जब हमने ये जो 231 आंसर लाया होगा, तो उस केस में हमने ए बी सी 4 10 6 4 6 10 10 4 10 6 4 10 4 6 6 4 10 6 10 4, इस तरह से हमने एक ही केस को 6 बार लिखा होगा, और तब जाके 231 केसेस में से ये 198 केसेस ऐसी आई होगी जिसमें 3 नंबर्स, ये 198 केसेस ऐसी आई होगी जिसमें 3 नंबर्स डिफरेंट हैं। तो उन 198 केस के बदले हमें हर केस 6 बार काउंट हुआ है, इसलिए आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल लिखते वक्त
198/6 करना पड़ेगा, मतलब हमारा आंसर इधर आएगा 33 वेज। दैट मीन्स 33 वेज where 3 different numbers are adding up to 20, identical to identical. These 33 cases will be counted here for 198 times, and 11 cases where 3 numbers, out of 3 numbers 2 are same, 1 is different. So 11 ways and 33 ways, that means there are a total of 44 ways. 44 ways है total of adding distributing 20 identical balls into 3 identical boxes. तो अब आपको ये मैं रिपीट करता हूं, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल डिफिकल्ट है, कम चांस है एग्जाम में आने का। अगर आता है तो आपको मदद लेनी पड़ेगी आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा। फिर उसमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी केसेस 6 बार काउंट हुई है, कौन सी केसेस 3 बार काउंट हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन केसेस के नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे चल के देखेंगे जिसमें 3 नंबर सेम वाले भी हम क्वेश्चंस कुछ ट्राई करेंगे, तो उस वक्त और डिटेल में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चौथा टाइप इसका जो है वो देखते हैं, वो है अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब समझो समथिंग लाइक हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 distinct chocolates in 3 identical boxes। चॉकलेट्स डिस्टिंक्ट है लेकिन बॉक्सेस जिसमें डालना है वो आइडेंटिकल है, तो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में मिलाकर 5 चॉकलेट डालने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉक्स में 3, एक में 1, एक में 1 डाला हो आपने। अब इसमें लेकिन ये मैटर करेगा कि इसमें कौन से 3 चॉकलेट्स हैं जो साथ में है, इधर कौन सा एक है, इधर कौन सा एक है, चॉकलेट कौन सा है वो मैटर करेगा। हाँ, 311 एंड 131 दीज वोंट बी अ डिफरेंट केसेस फॉर अस। ये कोई अलग केसेस नहीं होगी। क्यों अलग नहीं होगी? क्योंकि ये बॉक्स और ये बॉक्स आइडेंटिकल है, तो इसमें 3 और इसमें 1 हो या इसमें 1 और इसमें 3 हो, ये फर्क नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आप पहले तो समझ लीजिए। हाँ, 311 करने के बाद which 3 are here, that will obviously matter, which 3 chocolates are there, वो मैटर करेगा क्योंकि चॉकलेट डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन टाइप है, इसमें बहुत बड़े नंबर के साथ पूछा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रैंडमनेस है, थोड़ा आपको वैल्यूज लिख कर ही निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी मदद आप सॉल्व करने के लिए मदद आपको लेनी पड़ती है ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट की। आई होप आपको ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट याद है, अगर नहीं है तो एक बार रिवाइज करते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड 30 पीपल, स्टूडेंट्स, लोग, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, आप समझ सकते हैं। 30 स्टूडेंट्स इन 3 ग्रुप्स ऑफ 6, 10, 14। तो आपका आंसर क्या आएगा? 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल। ये देखा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड 30 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 12, 8, 10, तो आपका आंसर क्या आएगा? 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड 30 इन अ ग्रुप ऑफ 12, 12, 6, तो आप क्या बोलेंगे? 30 फैक्टोरियल, ध्यान से सुनना, 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो तब भी हमने सीखा था कि जब ग्रुप का साइज सेम है, जैसे कि 12, 12, तो आपको एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ता है 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 बार वो ग्रुप साइज रिपीट हो रहा है। सो वेज ऑफ डिवाइडिंग 30 इन अ 3 groups of 12, 12, 6 will be 30 factorial by 12 factorial, 12 factorial, 6 factorial and extra division with 2 factorial. I hope it is clear to all of you. मैं बोलता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स को 10, 10, 10 में डिवाइड करने कितने तरीके हैं? तो आपका आंसर आएगा 30 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, और एक साइज 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर 30 को 6, 6,
9 4 में डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा 30 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, दिस 6 is repeating 2 times so 2 factorial, this 9 is repeating for 2 times so 2 factorial. I hope it is clear. तो इस कॉन्सेप्ट की आपको मदद लेनी है। अब आप 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिवाइड करना चाहते हो, तो बेसिक तरीके क्या हो सकते हैं वो आप सोचिए, मतलब ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं। एक तो आप 5 वाला ग्रुप बना सकते हो, 5 0 0, इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 कोई ग्रुप साइज नहीं होता, तो 0 वाले केस में आप इग्नोर करिए उसे। आई होप इट इज क्लियर। सो 5 0 0 कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, मतलब 1 वे। 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिवाइड करने का ये तरीका हुआ। अब अगर आप ऐसे देखते हो 4 1 0 भी किया जा सकता है। 0 इज नॉट अ ग्रुप साइज, जस्ट मैं तीसरे बॉक्स में 0 है ये लिख रहा हूं ताकि आपको 3 नंबर दिखे, ठीक है। दिस इज नॉट डिवाइडिंग 4 1 0, दिस इज एक्चुअली डिवाइडिंग 5 पीपल इन 2 ग्रुप्स ऑफ 4 and 1। 0 ग्रुप साइज नहीं होता, ठीक है, 0 के साथ कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, 4 1 0 है, तो आपका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। हालांकि 1 फैक्टोरियल नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज 120 बाय 4 फैक्टोरियल इज 24, तो आंसर क्या आएगा इसका 5। पहले वाले का आंसर क्या आया था, 1 वे ऑफ डूइंग दिस, 4 1 0 दे दिया। अब 5 को 3 बॉक्सेस में डिवाइड करने का और तरीका हो सकता है, 5 के साथ ट्राई किया, 4 के साथ, अब 3 के साथ ट्राई करेंगे तो 3 1 को देने के बाद बचते हैं 2, तो वो 3 2 0 हो सकता है या 3 1 1 भी हो सकता है। अब 3 2 0 डिवाइड करना है तो आपका वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 factorial is 120, 3 factorial is 6, 2 factorial is 2, 6 into 2 is 12, 120 by 12 is 10। 3 1 1 डिवाइड करने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 1 1 दो बार है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। दिस इज क्रूशियल, ये याद रहना बहुत जरूरी है। 1 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना है 6 एंड 2 फैक्टोरियल कितना है 2, 6 इंटू 2 इज 12, 120 बाई 12 कितना आएगा 10। अब और क्या तरीका हो सकता है, 5 के साथ ट्राई किया, 4 के साथ ट्राई किया, 3 के साथ ये 2 हो सकते थे। अब हाईएस्ट नंबर 2 लेके, अब रैंडमनेस ना आ जाए इसलिए बड़ा नंबर क्या हो सकता है उसके साथ आप सोचते चलिए। बड़ा नंबर अगर 2 लिया तो बचते 3 है, तो आप फिर 2 2 1 कर सकते हो। 2 2 1 अभी तक लिखा भी नहीं है, तो इसके तरीके क्या हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये 2 साइज 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 1 फैक्टोरियल का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, सो 120 बाय 8 मतलब कितना आंसर आ रहा है 15। अब इसके सिवा तो कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मतलब इधर 1 लेंगे तो फिर बचेगा 4, तो वो तो लिख दिया है हमने, 1 4 0 भी लिखा है और 1 3 1 भी लिखा है, तो और तो कोई तरीका नहीं है जिसमें 3 नंबर्स के एडिशन 5 हो। तो टोटल वेज है 15 10 25 35 40 एंड 1, सो टोटल वेज ऑफ डूइंग दिस आर 41। ठीक है, तो आपको बस रैंडमनेस कहाँ है ये वैल्यूज लिखने में, उसके बाद ग्रुपिंग की जो हमारी कॉन्सेप्ट थी उसकी मदद से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ग्रुपिंग की कॉन्सेप्ट में अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बार वापस बताता हूं, समझो अगर मुझे 8 डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिवाइड करना है, तो जैसे हो सकता है 8 0 0, दैट कैन बी डन इन 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। डिवाइड कुछ मत करना क्योंकि 0 कोई ग्रुप साइज नहीं होता, इसलिए 0 2 बार आए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना वगैरह नहीं, 0 के लिए सोचना ही नहीं है आपको। तो दिस इज 1। हाँ, अगर आप 5 3 0 करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 0 का सोचना ही मत। हाँ, अगर आप सोचते हो 3 3 2 के बारे में तो आपका आंसर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 3 2 बार आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप 8 का सोचते हैं 4 4 0, तो आपको बोलना पड़ेगा 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल,
जीरो का तो सोचना ही नहीं है, जीरो 2 बार आए, 1 बार आए, कितनी भी बार आए, जीरो इज नॉट दी साइज। और 2 बार 4 आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जीरो कोई साइज नहीं होता, इसलिए जीरो 2 बार आए या 1 बार आए तो उससे डिवाइड मत करिए उतने फैक्टोरियल से। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना बोला 8 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो 1 बॉक्स कैन हैव जीरो आल्सो, इसलिए उन्होंने जीरो हम ले सकते हैं इधर जरूर, लेकिन डिवाइड वगैरह करेंगे नहीं किसी से। ठीक है, तो 800, 530, 440, या हो सकता है 251 हो। 251 कितने वेज में होगा, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। और ये सारे रिजल्ट्स को अंत में ऐड करना पड़ेगा, ये केसेस आपको लिख लिख कर ही करना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत बड़ा नंबर नहीं आ सकता। इनफैक्ट 8 इज ऑल्सो बिग नंबर फॉर दिस केस। ठीक है, तो बस एक आपके पहचान में रहे, इसलिए वैरायटी भी मैंने आपको बताया है। हालांकि इसको करने का एक शॉर्टकट जरूर हो सकता है, जो हम आगे क्वेश्चंस जब देखेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा, लेकिन थियोरी आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये प्रॉपर वे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स लुक एट दी क्वेश्चंस।